गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 एजी बायोलॉजी का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8, महत्वपूर्ण फलों के रोग, उनके कारण, लक्षण एवं नियंत्रण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम 3 मुख्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। एक रोग है हमारा नींबू का कैंकर रोग, एक रोग है हमारा अमरूद का मलानी रोग, दूसरा रोग है हमारा अमरूद का मलानी, और तीसरा रोग है वो है बेर का छाछा, बेर का छाछा रोग। ये जो रोग है हमारे 3 रोग, अमरूद का मलानी रोग, बेर का छाछा रोग और नींबू का कैंकर रोग, इसके इन तीनों रोगों के बारे में हम, इनका रोग का कारण क्या है, रोग का जनक कौन है, उसके बारे में, इनके रोगों के लक्षण क्या हैं उनके बारे में, और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में विस्तृत प्रकार से चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो रोग है वो हम पढ़ेंगे नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग, अब इसके बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी दे रखी है कि यह रोग नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण रोग है। यह रोग जो है वो नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण रोग है जो विश्व के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है, जो विश्व के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी इसका क्षेत्र विशेष जहाँ जहाँ पर नींबू बोया जाता है वहाँ वहाँ पर ये रोग पाया जाता है। इस रोग की उत्पत्ति स्थान जो है वो भारत या जावा को माना गया है। हम देखें कि यह रोग जो है वो उत्पन्न कहाँ पर हुआ या कहाँ पर इसकी उत्पत्ति स्थल माना गया है, तो इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है भारत को और जावा को। यानी भारत और जावा में इस रोग की उत्पत्ति मानी गई है। उत्पत्ति का मतलब होता है सर्वप्रथम प्रकट होना, यानी सबसे पहले ये भारत और जावा में प्रकट हुआ, ऐसा माना जाता है। इस रोग को भारत में दूसरा नाम है वो है नासूर के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो रोग है हमारा, इस रोग को भारत में किस नाम से जाना जाता है, नासूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नींबू के कैंकर रोग को या सिट्रस जो कैंकर है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा नासूर रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत में इस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न हो तो आपका उत्तर होगा नासूर रोग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में देखा गया कि भारत में ये रोग है वो फ्रासेट एवं जैकिंसन ने, भारत में जो है इस रोग की जो खोज थी वो, या इस रोग को सबसे पहले ये जो रोग था उसको फ्रासेट और जैकिंसन, 2 वैज्ञानिक हैं फ्रासेट और जैकिंसन, उन्होंने 1927 से 1931 के मध्य 1927 से 1931 के मध्य कागजी नींबू यानी सिट्रस मीडिया, कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? देहरादून में देखा गया। अब यहाँ पर भी मुख्य चीज़ यह है, देखो यहाँ पर एक एक लाइन में प्रश्न बनता है कि सिट्रस कैंकर जो रोग है उसकी भारत में सर्वप्रथम खोज कब हुई, तो आपको आएगा 1927 से 1931 के मध्य। और अगर ऐसे आए कि इसकी खोज किसने की, तो फ्रासेट और जैकिंसन ने। किस के पर की, तो कागजी नींबू के नमूनों पर की। कहाँ पर की गई, जगह पूछे तो आएगा देहरादून में की गई। वहीं जावा में कब किया गया, 1800, जावा में इसका जो है वो देखा गया इसे 1842 से 1844 के मध्य। किसके नमूने पर, सिट्रस ओरेंटिफोलिया के नमूनों पर। ये नींबू की दूसरी किस्म है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया है, उसके नमूने पर कहाँ पर देखा गया, जावा में देखा
गया। तो ये इसकी जो थी। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ये रोग सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो इस रोग की जो गंभीरता बताई गई है वो बताई गई है भारत और चीन में। यानी यह रोग जो है वो भारत और चीन में गंभीर समस्या है। यानी ये रोग जो है वो भारत व चीन में अधिक होता है। भारत व चीन में क्या बताया गया, इस रोग को ज़्यादा होता है ये रोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इस रोग के उन्मूलन हेतु, देखो क्या बता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका प्रांत है कैलिफोर्निया, उसमें इस रोग के उन्मूलन हेतु क्या किया गया, 1914 से 1931 तक विशेष कार्यक्रम चलाया गया और उस कार्यक्रम का नाम था संगरोध नियमन लागू किए गए थे। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि संगरोध नियमन जो है, अधिनियम है उन्मूलन हेतु, वो कहाँ लगाया गया। तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में कौन सा उन्मूलन चलाया गया, संगरोध उन्मूलन। कौन सा चलाया गया, संगरोध नियमन। संगरोध नियमन जो कार्यक्रम है वो चलाया गया अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में। कब चलाया गया, 1914 से लेकर 1931 के मध्य। कब चलाया गया, 1914 से लेकर 1931 के मध्य ये चलाया गया। उसके बाद में देखो ये फ्लोरिडा का, कहाँ का, फ्लोरिडा का जो सिट्रस उन्मूलन है वो एक विशेष ऐतिहासिक घटना थी। क्या बताई गई है, विशेष ऐतिहासिक घटना, यानी ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ हो, सबसे पहली ऐसी घटना हुई हो उसे बोला जाता है ऐतिहासिक घटना। जिसमें क्या किया गया, संपूर्ण उद्यानों को ही नष्ट कर दिया गया। फ्लोरिडा में क्या किया गया, सिट्रस उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत वहाँ के संपूर्ण उद्यानों को ही क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो ये था इसके उन्मूलन के बारे में कि यहाँ जो इसका उन्मूलन बता रहे हैं वो है, यानी इसके उन्मूलन के बारे में पूछा जाए तो इसका उन्मूलन चलाया गया सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसमें क्या अपनाया गया, संगरोध नियमन को अपनाया गया, और अमेरिका की कैलिफोर्निया प्रांत में। और फ्लोरिडा का जो सिट्रस उन्मूलन है वो एक विशेष ऐतिहासिक घटना है जिसमें संपूर्ण उद्यानों को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। देखो यहाँ पर प्रश्नों में प्रश्न भी है कि फ्लोरिडा का जो है, फ्लोरिडा में किस फसल को नष्ट किया गया था, फ्लोरिडा में किस फसल को नष्ट किया गया था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चनों में क्वेश्चन है ये, फ्लोरिडा में कैसे फसल को नष्ट किया गया था, फ्लोरिडा में किस फसल को नष्ट किया गया था। तो उसका जो आंसर है वो है क्या, अभी हमारे ऊपर ही यहाँ पर नींबू, किसकी फसल को किया गया था, नींबू की जो फसल थी उसको किया गया था। नींबू की जो फसल है उसको फ्लोरिडा में एक बार पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पर ये भी सिट्रस कैंक का रोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पर देखा गया, तो उसका आंसर है हमारा देहरादून में देखा गया। उसके बाद में जो है आगे हम देखते हैं कि ये जो रोग है उसके जो लक्षण हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस रोग के लक्षण वृक्ष की कहाँ कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, तो देखो पत्तियों पर, टहनियों पर, पुरानी शाखाओं पर, फलों पर, कांटों पर देखे जाते हैं। यानी अगर कहा जाए तो पौधे के सभी भागों पर, एक जड़ को छोड़ करके पौधे के सभी भागों पर इसके लक्षण देखे जाते हैं। देख रहे हैं ये रोग के जो लक्षण हैं हमारे पास यहाँ पर ये दिख रहे हैं हमें, इसमें चित्र में देखो, ये देखो फल पर,
ये देखो इसके शाखाओं पर, कांटों पर, टहनियों पर इस रोग के क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है इसमें, इस रोग के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं हम, देखो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, सिट्रस कैंकर रोग के लक्षण। प्रश्नों में ऐसे आता है सिट्रस कैंकर रोग का रोग कारण व लक्षण लिखिए, तो उसमें सबसे पहले रोग कारक और फिर उसका लक्षण। फिर देखो अब इसके लक्षणों में क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले जो इसके लक्षण हैं, सर्वप्रथम इस रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे छोटे, यानी सबसे पहले रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे छोटे जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं। जलासिक्त मतलब सफ़ेद रंग के सूखे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों पर बने ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान होते हैं। कैसे होते हैं, पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान, कि जैसे हमारे पास कोई भी ये समतल संरचना है उस पर ऐसे उभरे हुए दाने हो जाएं, तो ऐसे उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं। किस पर, सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं, ये पत्तियों पर। इस रोग के सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर बने ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान होते हैं और धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। धब्बों के चारों ओर क्या होता है, पीला आभा मंडल। जैसे हमारा ये धब्बा था, अब इस धब्बे के चारों ओर ऐसे गोलाकार क्या बन जाए, पीला आभा मंडल, यानी इसको घेरे हुए ऐसे पीला आभा मंडल लिए हुए इसके जो हैं वो धब्बे होते हैं। और प्रारंभ में ये पत्ते की केवल कहाँ पर, निचली सतह पर, प्रारंभ में केवल कहाँ पर प्रकट होते हैं, ये निचली सतह पर प्रकट होते हैं, लेकिन बाद में ये ऊपरी सतह पर भी दिखाई देते हैं। यानी सबसे पहले तो निचली सतह पर ही बनते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है तो ये क्या हो जाते हैं, नीचे की सतह पर भी बनने लग जाते हैं। समय के साथ साथ ये धब्बे सफ़ेद से धूसर रंग के, समय के साथ साथ ये धब्बे कैसे हो जाते हैं, पहले सफ़ेद रंग के होते हैं और बाद में कैसे धूसर रंग के मध्य से खुरदरे रोग से और कठोर सदृश्य काष्ठीय हो जाते हैं। कठोर सदृश्य काष्ठीय हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ये जो धब्बे हैं वो कैसे रंग के, जैसे ये सफ़ेद रंग का हमारा धब्बा था, उसके बाद में ये धीरे धीरे कैसा हो गया, ये धब्बा हमारा ऐसे धूसर रंग का धब्बा हो गया। पहले ये सफ़ेद रंग का था तो सफ़ेद से कैसा हुआ, धूसर रंग का। फिर कैसा हो रहा है, मध्य में से खुरदरे कैसे हो रहे हैं, खुरदरे हो रहे हैं। रोक्ष यानी रूखे सूखे हो रहे हैं। कठोर यानी कठोर किसके, काष्ठ के समान, कठोर काष्ठीय हो जाते हैं, यानी लकड़ी के समान कठोर हो जाते हैं। यानी क्या देखे हमने इसमें, किसके लक्षण सबसे पहले तो कहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, तो पत्तियों पर, टहनियों पर, पुरानी शाखाओं पर, फलों पर और कांटों पर इसके लक्षण होते हैं। सबसे पहले लक्षण इसकी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, कैसे, जलासिक्त धब्बों के समान। फिर पत्तियों पर ये बने हुए जो धब्बे हैं वो पीले उभरे हुए आभा मंडल के समान होते हैं। धब्बों के चारों ओर क्या होता है, पीला आभा मंडल होता है। प्रारंभ में पत्ती की निचली सतह पर प्रकट होते हैं और बाद में क्या होते हैं, ऊपरी सतह पर। अगर रोग का यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, सिट्रस कैंकर रोग के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, यानी आपका प्रश्न हो सकता है कि कैंकर रोग के लक्षण, कैंकर रोग के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, तो आपका आंसर होगा पत्ते की निचली सतह पर। और ऐसे आ जाए, सर्वप्रथम नहीं आए ऑप्शन में इसमें, और ऐसे आ जाए सिट्रस कैंकर रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, तो आपका आएगा पत्तियों, टहनियों, पुरानी शाखाओं, फलों, फूलों और कांटों पर ये दिखाई देते हैं। उसके बाद में देखो आगे जो इसके लक्षण हैं वो है कि ये जो कैंकर बताया गया हमारा,
इस कैंकर में जो धब्बे हैं उनका आकार होता है 1 मिमी से 1 सेमी तक आकार के ये होते हैं। कितने आकार के होते हैं ये? 1 मिमी से 1 सेमी आकार के हो जाते हैं। यानी इनका आकार बताया गया है कितना? 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर आकार के इसके धब्बे बन जाते हैं तथा टहनियों एवं शाखाओं पर आपस में मिलकर विषक्त रूप ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई टहनी है इसकी, और इस टहनी पर जैसे ये धब्बा बना हुआ है, फिर ये धब्बा बना हुआ है, फिर ये धब्बा बना हुआ है। अब ये धब्बे क्या होंगे? जैसे जैसे ये बड़े आकार के होंगे ऐसे, और ये धब्बा ऐसे बड़े आकार का होगा। दोनों धब्बे मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक ही धब्बा बन जाएगा। जैसे ये एक ही ऐसे बड़े आकार का धब्बा बन गया ऐसे। तो इसके जो धब्बे हैं वो टहनी और शाखाओं पर आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद में कैसे रूप में हो जाते हैं? विषक्त रूप में हो जाते हैं। टहनी और शाखाओं पर आपस में मिलकर विषक्त रूप ले लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो शाखाएं हैं, इनकी जो शाखाएं और टहनियाँ हैं वो इन धब्बों के कारण क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। यानी शाखाएं और टहनियाँ कमज़ोर कर देते हैं या कमज़ोर बना देते हैं ये जो धब्बे बनते हैं वो। फिर फलों पर भी पत्तियों के समान ही विषक्त बनते हैं। यानी क्या होता है उसके बाद में? फलों पर भी जैसे पत्तियों पर बने उसी के समान विषक्त धब्बे बनते हैं, परंतु इनमें आभा मंडल पर काला कैंकर। अब देखो उसमें जो आभा मंडल था, किस पर? पत्तियों पर जो आभा मंडल था पत्तियों का आभा मंडल कैसा था? पीले रंग का। लेकिन यहाँ पर जो आभा मंडल है वो कैसा है? काला कैंकर है। इनका आभा मंडल कैसा है? काला कैंकर, जिसके मध्य में सेंटर लाइन गड्ढा होता है जो कि फल की गुणवत्ता को कम कर देता है। यानी अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो फल होता है उस पर जैसे ये कैंकर होता है। अब इसका जो मध्य का जो होता है सेंटर, उसमें एक गड्ढा होता है, वो गहराई तक जाता है, इसीलिए तो इसे नासूर कहते हैं। और इससे क्या हो जाती है? फल की गुणवत्ता कम हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? फल की गुणवत्ता कम हो जाती है। ये फल की गुणवत्ता को क्या कर देता है? कम करने का कार्य करता है। अब मुख्य चीज़ इसका जो रोगजनक है, रोग कारक है, पैथोजन जो है, उसके बारे में पूछा जाता है 1 नंबर के प्रश्नों में। और 1 नंबर का प्रश्न जो भी विभिन्न हमारी फसलें हैं, हमारी फल हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, अन्य रोग हैं, उन रोगों के रोगजनक के बारे में हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न कन्फर्म इन सभी रोगों में से किसी न किसी का पूछा जाता है। इसलिए सभी जो रोग हैं उनके रोगजनकों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे इसका रोगजनक है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडेस पैथोवार सिट्राई। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडेस पैथोवार सिट्राई, इसके रोगजनक का नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडेस पैथोवार सिट्राई। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडेस पैथोवार सिट्राई, ये इसके रोगजनक का नाम है। इसका रोगजनक है ज़ैंथोमोनास पैथोवार सिट्राई। उसके बाद में इसका रोगजनक जो है वो देखो, अब इसका जो रोगजनक है वो कैसा होता है? वो जीवाणु है, विषाणु है, क्या है? तो सर्वप्रथम 1915 में सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया था। किसने लगाया था? वैज्ञानिक हसी ने। किसने लगाया था? वैज्ञानिक हसी ने। कब? 1915 में। 1915 में सिट्रस कैंकर रोग के जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया था। प्रारंभ में ज़ैंथोमोनास जो है, प्रारंभ में क्या बताया गया है? प्रारंभ में ज़ैंथोमोनास सिट्राई को रोगजनक के रूप में माना गया, लेकिन बाद में प्रारंभ में क्या कहा गया? ज़ैंथोमोनास जो सिट्राई है उसी को रोगजनक के रूप में माना गया था, लेकिन जिसे बाद में ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रेस एवं आजकल इसको
जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार सिट्राई के रूप में जाना जाता है। यानी सर्वप्रथम है जो सबसे पहले जो है वो कब सन 1915 में हसी वैज्ञानिक ने इस रोग को जीवाणुजनित रोग होने की प्रकृति के बारे में बताया था कि ये रोग जो है वो जीवाणुजनित रोग है। फिर उसके बाद में सबसे पहले जो है प्रारंभ में इसको जैंथोमोनास सिट्राई रोगजनक के रूप में जाना गया, बाद में इसको जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और आजकल जो वर्तमान इसका नाम है वो कहा गया है क्या, जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार सिट्राई के रूप में अब ये वर्तमान में जाना जाता है। फिर जैंथोमोनास जीवाणु कैसा होता है, छोटा होता है, दंडाकार कैसा होता है, जैंथोमोनास जीवाणु की विशेषता बता रहे हैं, छोटा दंडाकार एकल कैसा होता है, छोटा होता है, दंडाकार यानी दंड के आकार का होता है, एकल होता है, कशाभिकीय यानी कशाभिका पाई जाती है इस पर, ग्राम एग्राही कशाभिकीय, ग्राम एग्राही यानी ग्राम नेगेटिव कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम एग्राही प्रकार का ये जीवाणु होता है, ग्राम एग्राही प्रकार का होता है, वायुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी कहाँ पर, वायु की अनुपस्थिति में ये जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। कौन सी प्रकृति है इनकी, वायुवीय प्रकृति होती है, और इनकी निवह चमकीले पीले रंग की होती है। इनकी जो निवह है वो कैसी होती है, चमकीले पीले रंग की। देखो निवह का मतलब है क्या, इनकी कॉलोनी, इनकी कॉलोनी या इनका जो समूह है भी बोलते हैं उसको, समूह है, वो कैसा दिखाई देता है, चमकीला पीले रंग का दिखाई देता है। इन जीवाणु का आकार की बात करें तो 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर लंबे, कितने, 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर लंबे, माइक्रोमीटर तक क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर तक ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ये इनके माप के बारे में बता रखी है कि इन जीवाणुओं का माप किस प्रकार का होता है। तो इनमें 1.5 से 3.0 मिलीमीटर ये लंबे होते हैं, और 0.5 से 1.5 मीटर ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। फिर इसके बाद में आता है इसका रोग चक्र। रोग चक्र में देखो, नींबू का जो कैंकर रोग है उसकी जो पुनरावृत्ति है उसका जो है वो अगले साल किस प्रकार से ये फैलता है उसके बारे में जो है उसे बोलते हैं हम रोग चक्र। तो इसका जो रोग चक्र जो है नींबू के सिट्रस कैंकर का साइकिल जो कैसे चलता है, तो नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति, कैंकर रोग की पुनरावृत्ति यानी दोबारा से होना, एवं वितरण यानी फैलना, ये रोगग्रस्त पौधे की किससे, रोगग्रस्त पौधे की टहनियों पत्तियों से, वायु वर्षा के जल से, नींबू के पर्ण सुरंगक कीटों के द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलता है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि नींबू का पर्ण सुरंगक कीट किस रोग का वाहक है, या नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का वाहक है, नींबू के सिट्रस कैंकर रोग का वाहक है, तो इसका आंसर होगा पर्ण सुरंगक कीट। पर्ण सुरंगक कीट है वो नींबू के कैंकर रोग का क्या है, वाहक है, नींबू के कैंकर रोग का क्या है, वाहक होता है। और इसके अलावा भी ये किस किस से फैल रहा है, पौधे की रोगग्रस्त टहनी से, पत्ती से, वायु से और वर्षा के जल से भी ये एक रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में फैल जाता है।
उसके बाद में ये पौधे के अवशेषों पर भी जीवित, पौधे के पुराने अवशेष खेत में पड़े हुए हैं तो भी उन पर ये जीवित बना रहता है। पौधे में जीवाणु का प्रवेश, अब ये जो जीवाणु है वो संपर्क में आ गया तो पौधे में प्रवेश कहाँ से करेगा, उसके वातरंध्रों से एवं घावों के द्वारा। कहाँ से, वातरंध्र। देखो स्टोमेटा, वातरंध्र जो हैं किसे कहते हैं कि जिनसे क्या प्रवेश करती है, इनमें वायु प्रवेश करती है, वो कहलाते हैं वातरंध्र। तो ये वातरंध्रों से, या पौधे में कहीं पर भी घाव बन गया तो वहाँ से ये क्या कर जाते हैं, पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं घावों के द्वारा। तत्पश्चात ये अंतरकोशिकीय स्थानों पर क्या करेंगे, तेजी से गुणन करते हैं, यानी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यानी कोशिका में अंदर प्रवेश कर गए, कहाँ से, वातरंध्रों से और घावों से, लेकिन उसके बाद में ये क्या करते हैं, अंतरकोशिकीय स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं। और गुणन करने पर देखो इस रोग का प्रकोप है वो अधिक सांद्रता और तापक्रम कितना है, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर तेज़ी से फैलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर भी है कि नींबू के पर्ण सुरंगक ये सिट्रस कैंकर रोग के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। तो कितना होता है, 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो उपयुक्त तापक्रम होता है। किसके लिए, सिट्रस कैंकर रोग को फैलने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है कितना, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापक्रम है उस पर ये रोग जो है वो तेज़ी से फैलता है। तो अभी की जो हमारी ये क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारा जो पाठ था 8, वो पाठ है हमारा कि जो हमारी महत्वपूर्ण फलों के रोग, उनके कारण, लक्षण और नियंत्रण। उसमें हम सबसे पहला जो रोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नींबू का कैंकर रोग, जिसमें क्या बताया कि ये नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण रोग है। विश्व के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में ये होता है। इसके प्रमुख जो स्थान हैं वो जो हैं वो हैं इसके क्या क्या, एक तो भारत और जावा में। भारत में इस रोग को दूसरा नाम है वो नासूर राम है। फिर इस रोग को 2 वैज्ञानिक फ्रॉसेट और जैकिंसन ने खोजा था 1927 से 1931 के मध्य कागजी नींबू पर। कहाँ पर खोजा था, देहरादून में। फिर जावा में इसको कहाँ पर 1842 से 44 के मध्य सिट्रस ओरिएंटफेलिया के नमूनों पर देखा गया था। फिर उसके बाद में देखा हमने कि यह रोग जो है वो भारत और चीन में गंभीर रूप से होता है। फिर इसके लिए 2 उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में, जिसमें उन्मूलन हेतु 1914 से 31 तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम का नाम था संगरोध नियमन। और फ्लोरिडा में सिट्रस उन्मूलन का एक विशेष ऐतिहासिक घटना थी। उसमें क्या किया गया था, संपूर्ण उद्यानों को ही नष्ट किया गया था। कहाँ पर, फ्लोरिडा में। तो ये प्रश्न भी है कि फ्लोरिडा में किस फसल को नष्ट किया गया था, तो आपका आंसर होगा नींबू की फसल को फ्लोरिडा में नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में इसके लक्षणों के बारे में आई, तो इसके लक्षण कहाँ कहाँ पर प्रकट होते हैं, तो पत्तियों पर, टहनियों पर, पुरानी शाखाओं पर, फलों, कांटों पर, सभी जगह पर इसके लक्षण। सबसे पहले इसके लक्षण पत्तियों पर, कैसे, जलासिक्त धब्बों के रूप में। इन पर बने हुए धब्बे कैसे होते हैं, पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान। इनके चारों ओर पीला आभा मंडल होता है। प्रारंभ में ये पत्ती की निचली सतह पर होते हैं और बाद में ये ऊपरी सतह पर भी। समय के साथ साथ ये धब्बे सफ़ेद रंग से धूसर रंग के हो जाते हैं। मध्य से खुरदरे, रुख से कठोर और काष्ठीय हो जाते हैं। फिर इसके बाद में देखा हमने कि इसका जो कैंकर है उसका आकार है 1 मिमी से 1 सेंटीमीटर तक आकार के हो जाते हैं। टहनी और शाखाओं पर आपस में मिलकर विषाक्त हो जाते हैं। शाखाएँ, जिससे शाखाएँ और टहनियाँ कैसी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। फलों पर भी ये पत्तियों के समान ही विषाक्त बनाते हैं, परंतु इनका जो आभा मंडल है वो काला कैंकर होता है। मध्य में इसमें सेंट्रल एक गड्ढा होता है जो फल की गुणवत्ता को कम करता है। इसका रोग जनक है वो है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। फिर उसके बाद में ये बताया कि इसका जो रोग जनक है वो जीवाणु जनित है। इसकी प्रकृति को सबसे पहले हसी ने 1915 में बताया। फिर सबसे पहले इसको जैंथोमोनास सिट्राई के रूप में जाना जाता था।
उसके बाद में इसको जेंथोमोनास कैम्पेट्रिस और आज इसको जाना जाता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेथोवार सिट्राई के रूप में जाना जाता है। फिर जेंथोमोनास जीवाणु है वो छोटा होता है, दंडाकार होता है, एकल होता है, कसाबिकीय, ग्राम अग्राही, वायवीय प्रकृति का होता है। इनकी नींवें चमकीली पीले रंग की होती है। इनके जीवाणु का आकार देखो 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर लंबे और 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर तक ये कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। फिर इसका रोग चक्र, नींबू के कैंकर रोग के पुनरावृत्ति और वितरण किससे होता है, रोगग्रस्त पौधे की टहनी पत्तियों से, वायु से, वर्षा के जल से। यानी देखो पौधे की टहनी, पत्ती, वायु, वर्षा का जल, और एक है नींबू का क्या, पर्ण सुरंगक कीट, जिसके द्वारा इसका क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। फिर ये पौधे के अवशेषों पर भी क्या रहता है, जीवित बना रहता है। पौधे में जीवाणु का जो प्रवेश है वो वात रंध्रों से या घावों से होता है। फिर उसके बाद में ये अंतराकोशी के स्थानों पर जाकर तेज़ी से गुणन करते हैं। इसका प्रकोप अधिक सांद्रता पर और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये क्या होता है, तेज़ी से फैलता है। तो ये जो आज हमने देखा वो इस नींबू के रोगजनक के बारे में, उसके रोग चक्र के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके सामान्य जो जानकारी है वो हमने अध्ययन की है आज की इस क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे नींबू के रोग के प्रबंधन के बारे में, किस रोग का प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।